हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवकी कोहली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे और लॉकडाउन पीरियड जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई करने में, साथ ही साथ अपनी फैमिली की केयर करने में भी और अपनी भी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने जो वीडियो डिस्कस किया था, जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें हमने डिस्कस किया था पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स को हमने डिस्कस किया था, जैसे अल्कोहल, फिनॉल्स वगैरह सभी ग्रुप्स को हमने इंक्लूड किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, यानी कि उन कंपाउंड्स का जिनमें एक से ज़्यादा समूह, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उनके नामकरण, उनका नामकरण कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो कुछ रूल्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना, ताकि आप सारे एग्जाम्पल्स को जितने भी एग्ज़ाम में आए। रूल्स फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। जिन यौगिकों में बहु क्रियात्मक समूह होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह होते हैं, उनके लिए नामकरण के कुछ नियम हैं। इसमें पहला नियम है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बनिक यौगिक में दो या दो से ज़्यादा अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, तो उस समय हम एक समूह को क्या करते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं, और बाकी जो दूसरे समूह उसमें बच जाते हैं उनको प्रतिस्थापियों की तरह माना जाता है, या द्वितीयक क्रियात्मक समूह भी कह सकते हैं उनको। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स या प्रतिस्थापी कहना थोड़ा आसान है, तो आप प्रतिस्थापी भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसका चुनाव कैसे करेंगे। चलिए, जो फंक्शन ग्रुप, जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता है, उसको चूज़ करने के लिए एक प्रेफरेंस ऑर्डर है। केमिस्ट्री में सभी के लिए एक समान है, तो उस प्रेफरेंस ऑर्डर के अनुसार ही हम क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है उसका चुनाव करते हैं कि अगर दो समूह हैं, अलग अलग क्रियात्मक समूह, तो कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा और कौन सा प्रतिस्थापी की तरह वहाँ पे लिखा जाएगा। तो उसके लिए ये जो ऑर्डर है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखे जाएंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, देन एनहाइड्राइड्स, एस्टर, एसिड क्लोराइड्स, एसिड एमाइड्स, देन नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, थायोल्स, एमीन्स, ईथर, एल्किन्स एंड एल्काइंस, है ना। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक यौगिक है जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह भी है और सल्फोनिक समूह भी है, तो सल्फोनिक एसिड का समूह भी है, तो उस समय इन दोनों में से हम किसको मुख्य क्रियात्मक समूह मानेंगे और कौन प्रतिस्थापी होगा। तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार वरीयता जो क्रम है उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वो मुख्य क्रियात्मक समूह होंगे हमेशा, ठीक है ना, और सल्फोनिक अम्ल क्या हो जाएंगे उनके साथ, प्रतिस्थापी, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि अगर सल्फोनिक अम्ल हों और एनहाइड्राइड भी हों उसमें, तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा बनेगा और प्रतिस्थापी कौन सा। तो इस क्रम के अनुसार सल्फोनिक अम्ल मुख्य क्रियात्मक समूह होंगे उस वक्त जब एक यौगिक में सल्फोनिक अम्ल समूह होगा और एनहाइड्राइड्स भी होंगे। तो सल्फोनिक अम्ल समूह क्या होंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह, और एनहाइड्राइड्स क्या होंगे, प्रतिस्थापी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी होगा, अगर एनहाइड्राइड और एस्टर दोनों हों तो एनहाइड्राइड क्या होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह, और एस्टर क्या होंगे, प्रतिस्थापी, ठीक है। तो ये क्रम चलता रहेगा, इसीलिए जो ये क्रम है उसके अनुसार ही हमें क्रियात्मक समूह का चुनाव करना पड़ता है कि कौन मुख्य क्रियात्मक समूह होंगे और कौन प्रतिस्थापी होंगे। देखिए, जैसे अगर कीटोन और अल्कोहल हों, दोनों हों एक ही यौगिक में, तो कीटोन क्या होगा उस वक्त, मुख्य क्रियात्मक समूह, और अल्कोहल क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी, ठीक है ना। अच्छा, बाकी के जितने भी क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे आपके हैलोजन्स जो होते हैं, हेलो ग्रुप्स जो होते हैं, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रोसो, नाइट्रो एंड एल्कॉक्सी, जो हम ईथर के साथ लगाते हैं, एल्काइल और फिनाइल, ये सारे के सारे हमेशा कैसे ट्रीट किए जाते हैं, प्रतिस्थापियों की तरह ही इनको माना जाता है। ये कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये आप वरीयता क्रम को याद रखेंगे। अच्छा, कैसे लिखेंगे, अगर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हो, बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक हों, तो कैसे लिखेंगे, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है उसको द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी प्रीफिक्स
लगा देते हैं शब्द मूल के साथ। जैसे सब शब्द मूल कौन कौन से हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। तो एल्केन के साथ द्वितीय अनुलग्न लगा देते हैं। जैसे अल्कोहल का हमें अगर लिखना है, अगर अल्कोहल मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अल्कोहल के साथ द्वितीय अनुलग्न क्या लगता है? ऑल। ठीक है ना? तो एल्केनॉल। क्लियर हो गया? एल्केन क्या हो गया? शब्द मूल। जो भी एल्केन होगा, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, तो वो शब्द मूल हो गया। और एल्केन जनरली क्या है? शब्द मूल तो मिथ, इथ वगैरह है। और एल्केन क्या है आपका? प्राइमरी सफिक्स है वो। ठीक है ना? तो इनके साथ जो प्राइमरी सफिक्स है उनके साथ उनकी जगह पर क्या लगा देते हैं? उनके बाद सेकेंडरी सफिक्स लगा देते हैं कि तृतीयक अनुलग्न जिसे कहते हैं। ऑल, जैसे जैसे आपके अल्कोहल के लिए ऑल हो जाएगा और एल्डिहाइड्स के लिए अल हो जाएगा। इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए ओइक अम्ल हो जाएगा। तो इनको मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ उनके सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीय अम्ल उनको जोड़ दिया जाता है शब्द मूल के साथ। जैसे शब्द मूल क्या होंगे? शब्द मूल मिथ, इथ, ब्यूट, प्रोप, ये सब होंगे। तो प्रोपेनोइक एसिड या ब्यूटेनॉल या ब्यूटेनल, इस प्रकार से उसको लिख देंगे। ठीक है? और बाकियों के लिए क्या करेंगे? उनको वर्ड रूट के से पहले प्रीफिक्स जोड़ दिया जाता है, यानी कि पूर्व लग्न जोड़ा जाता है। ठीक है? तो जो द्वितीयक समूह होंगे उनको हम प्रीफिक्स लगाएंगे, पूर्व लग्न लगाएंगे, और जो मुख्य क्रियात्मक समूह होंगे उनमें द्वितीयक अनुलग्न लगाएंगे शब्द मूल के साथ। ठीक है ना? वर्ड रूट के साथ। वर्ड रूट अगर मैं बोल रही हूँ क्या होते हैं? कार्बन की संख्या जो दर्शाते हैं कि एक है, दो है, तो इथ, मिथ, ब्यूट, प्रोप, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। यहाँ पे एक टेबल बनाई है मैंने जिसमें आप देख सकते हैं ये आपके जो है फंक्शनल ग्रुप हैं, ये उनके फॉर्मूला है। और अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह हैं तो उनका जो द्वितीयक अनुलग्न है इस प्रकार से लगाया जाएगा। और यदि वो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तब उनको कैसे यूज़ करेंगे? सेकेंडरी जो ग्रुप्स होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रतिस्थापी होते हैं, उनके तरह यूज़ करेंगे और उनका नाम ये पूर्व लग्न ये आएगा उनके साथ। ठीक है? देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अनुलग्न आएगा ओइक अम्ल, और अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो पूर्व लग्न आएगा कार्बोक्सी। ठीक है? सल्फोनिक एसिड अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो अनुलग्न आएगा सल्फोनिक एसिड, और अगर नहीं है वो मुख्य क्रियात्मक समूह तो प्रीफिक्स की तरह से यूज़ किया जाएगा सल्फो। उसी तरह से एनहाइड्राइड है तो ये सूत्र है उसका, एनहाइड्राइड अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो एनहाइड्राइड लिखा जाता है, इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है? नाउ एस्टर अगर लिखते हैं, एस्टर आएगा तो अनुलग्न आएगा ओइट। ये सब जानते हैं एस्टर में ओइट लगता है। और अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह ना होकर के द्वितीयक समूह है, प्रतिस्थापी है, तो उस वक्त क्या आएगा? एल्कोक्सी कार्बोनेट, है ना? जैसे ये एसिड एमाइड्स है तो एमाइड्स लिखते हैं, अनुलग्न क्या आता है? एमाइड। लेकिन अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, प्रतिस्थापी है, तो उसके समय आएगा कार्बोमिल मोल। ठीक है ना? कार्बोमोल। एल्डिहाइड्स देखिए अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो शब्द मूल के बाद हम क्या लगाते हैं? अनुलग्न अल लगाते हैं। ठीक है? लेकिन अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है, प्रतिस्थापी हैं, तो उस समय आ जाएगा फॉर्माइल। उसी तरह कीटोन के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह अगर वो, तो जो अनुलग्न आएगा वो आता है ऑन, ONE, वन भी कह सकते हैं। और अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो आएगा कीटो या ऑक्सो। उसी तरह से अल्कोहल अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो सफिक्स आएगा, अनुलग्न आएगा आपका द्वितीयक अनुलग्न ऑल, और अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह ना होकर के प्रतिस्थापी है तो उस वक्त आता है हाइड्रोक्सी। ठीक है? तो ये सब उसके टेबल बनाई है, आप यहाँ से टैली कर सकते हैं जब भी आप किसी कंपाउंड को का नाम लिखना हो। ठीक है? ये सारे कंपाउंड्स हैं, जितने भी ग्रुप हैं उनके सभी के लिखे हुए हैं। ये मुख्य क्रियात्मक समूह जब होंगे तो उनके लिए द्वितीयक अनुलग्न ये है। जिनमें डैश किया हुआ है इसका मतलब कि वो द्वितीय अनुलग्न में नहीं लिखा जाता है। इसका मतलब वो क्या है? वो हमेशा प्रतिस्थापियों की तरह ही मोस्टली आते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? प्रीफिक्सेस है, ये प्रतिस्थापियों के लिए, कि जब कोई समूह प्रतिस्थापी की तरह उपस्थित होगा, ना कि मुख्य क्रियात्मक समूह की तरह, तो उनके लिए इस तरह से नाम लिखा जाएगा। ठीक है? आप इससे टैली कर। दूसरा रूल है सिलेक्टिंग द प्रिंसिपल चेन।
तो प्रिंसिपल चेन जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका चुनाव भी करना होता है, लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव इस वक्त हमें पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में इस तरीके से करना होता है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो उसमें ज़रूर हो, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा द्वितीयक जो समूह हैं जो प्रतिस्थापी हैं वो और बहुबंध उसमें आ जाए। इस तरह से हमें उसका चुनाव करना है, यानी कि हमने कार्बन श्रृंखला की नंबरिंग इस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से उस कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह तो उसमें हो ही हो, लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी और अगर बहुबंध हैं तो वो भी उसमें उसका हिस्सा बने। ठीक है ना, इस प्रकार से मुख्य कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तीसरा रूल है नंबरिंग द प्रिंसिपल चेन। तो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें नंबरिंग कैसे करेंगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स में मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है उसके नंबरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम अंक दिए जाएं। ठीक है ना, यानी कि हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है जहाँ से मुख्य क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है। क्लियर हो गया? और साथ ही साथ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स जहाँ से नज़दीक पड़ते हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी उस कार्बन श्रृंखला में आ जाएं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो प्रीफिक्सेस होते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, उनको किस ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे? अगर एक से ज़्यादा जो सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको प्रतिस्थापी कहते हैं वो हैं, तो उनको हम हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो पहले आता होगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता होगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक आइडेंटिकल जो पोजीशंस हैं वो मिलती हैं। आइडेंटिकल मतलब कि हम दोनों साइड से कहीं से भी नंबरिंग करें तो हमें प्रतिस्थापियों की जो स्थिति है वो एक जैसी मिलती है। जैसे इस कंपाउंड में देखिए, ये कंपाउंड है, इसमें 4 कार्बन है। ठीक है ना, इधर से भी प्रतिस्थापी है और इधर भी प्रतिस्थापी है। तो इधर इसमें एक साइड से नंबरिंग की हमने लेफ्ट टू राइट और दूसरी है राइट टू लेफ्ट, तो कौन सा होगा, तो उसका क्या नाम होगा? एक में लिखा हमने 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन, एक में लिखा हमने 4 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो इसका मतलब हमने उस प्रतिस्थापी की तरफ से नंबरिंग करनी है, उस संख्याकन करना है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नज़दीक होता होगा। तो बी ब्रोमो, तो बी पहले आता है इसलिए इधर से नंबरिंग करेंगे। ये तब है जब एक जैसी स्थिति में देखिए 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, और यहाँ क्या हो रहा है 4 ब्रोमो 1 क्लोरो, यानी कि चौथे और पहली स्थिति पर क्या है, प्रतिस्थापी उपस्थित हैं। इधर से करें नंबरिंग चाहे इधर से इधर को करें, ये तब के लिए है ये नियम। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो सही है क्योंकि बी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है ना, तो यहाँ पर नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। सी बाद में आता है, बी पहले आता है, इसलिए ये कुछ एग्जांपल्स है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के। देखें, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है और ये एक प्रतिस्थापी है, अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो इधर से भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इधर से, लेकिन हमने क्या कहा था कि पहले जो क्रियात्मक समूह होगा वो उसको प्रेफरेंस देंगे, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर प्रतिस्थापी को। तो नंबरिंग हमेशा हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये इस कार्बन को, इस पे ग्रुप जुड़ा है, इसको हम नंबर 1 पोजीशन देंगे, इसलिए ये कंपाउंड देखिए इधर से भी कर सकते हैं इधर से, तो ये गलत है, इधर से करेंगे क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह और उसके बाद प्रेफरेंस, इसको डबल बॉन्ड को, यहाँ से बहुत दूर हो जाता है डबल बॉन्ड, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन 1 4 डाईऑल, है ना। पहले नंबर पे ही क्या डबल बॉन्ड है, तो 1 देखिए 4 क्लोरो पहले प्रतिस्थापी, उसके बाद 1 2 3 4 ब्यूट, 4 के लिए क्या आएगा ब्यूट कार्बन के लिए, देन 1 इन एंड 1 4 डाईऑल, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसमें, इसलिए 1 4 डाईऑल इसका नाम होगा। ठीक है, इसका देखिए इसमें एक तो कीटोनिक ग्रुप है, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह इस वक्त ये होगा, है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार, और ये क्या होगा प्रतिस्थापी होगा, तो इसके लिए क्या नाम आता है ऑक्सो या कीटो। ठीक है, कौन से कार्बन पे है, तीसरे, तो क्या नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो, कितने कार्बन है 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये पहले कार्बन है,
तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो। अब ये कीटोन नहीं है, वो ONE1 इसका अनुलग्न नहीं लगेगा, अनुलग्न इसका लगेगा क्योंकि ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। और मुख्य क्रियात्मक समूह को हमेशा सबसे पहला कार्बन होगा तो उसको हम नंबर 1 इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 4 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखिए इसमें कितने हैं, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें, लेकिन नई रिकमेंडेशन अनुसार इसका नाम हो जाएगा 1 2 3। ये प्रोपेन मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है। ठीक है, तो प्रोपेन की है, 3 कार्बन की है, उसका नाम हो जाएगा दूसरे नंबर पर क्या है, OH है। मुख्य क्रियात्मक समूह यही है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, ये इसमें अल्कोहल नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो अनुलग्न पूर्व लग्न क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 है ना, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड, 3, तो क्या आ जाएगा, ट्राई पूर्व लग्न आएगा, इसको न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कहते हैं। तो डाई ट्राई या टेट्रा जो लिखते 3 होंगे तो ट्राई होगा, और 4 होंगे तो टेट्रा होगा। तो 1 2 3 है, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, क्योंकि ये इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी है, ये, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आया, अनुलग्न क्या आया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और वैसे तो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है इसमें, एल्केन है इसमें, प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला ये है 1 2 3, और ये प्रतिस्थापियों की तरह हैं सारे, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ से दिख रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या आया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं तो उई अम्ल आता। ठीक है ना, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4 5 कार्बन की नहीं है, 3 कार्बन की है, और ये जो हैं वो चेन में अलग से जुड़े हुए हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला में का हिस्सा नहीं है, इसलिए इनका नाम आया कार्बोक्सिलिक एसिड, ना कि ओइक अम्ल। इस वाले में देखिए, है ना, यहाँ पे 2 समूह हैं, एक तो ये एल्कोक्सी समूह है और यहाँ पर ये OH है। तो इस वक्त कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, हाँ, अल्कोहलिक समूह ही होगा, OH ही होगा मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है ना, तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, अगर इधर से करते हैं तब भी ये दूसरे नंबर पर है, इधर से करते हैं तब भी ये दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ से नंबरिंग करना ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ से एक प्रतिस्थापी भी जुड़ा है। ठीक है ना, तो इसका नाम हो जाएगा, प्रतिस्थापी को हमने कम से कम अंक देने हैं, तो ये हो गया 1 इथॉक्सी, एल्कोक्सी है ना ये, 1 इथॉक्सी, मतलब 2 कार्बन के लिए, इथॉक्सी 1 2 3 प्रोपेन 2, और दूसरे नंबर पर क्या है, OH समूह है। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इधर नीचे या ऊपर ही लगा हो, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा 1 इथॉक्सी, पहले कार्बन पर ये क्रिया वो है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 इथॉक्सी प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट देखिए, ये एमाइड समूह है CONS2, और ये COOH कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। ठीक है, ये क्या है, प्रतिस्थापी। तो एमाइड नहीं लिखेंगे, इसमें क्या आता है, इसका नाम कार्बोमोइल आता है, इसमें एमाइड नहीं है क्योंकि ये इसमें सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 2 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है, कार्बन श्रृंखला। दूसरे नंबर पर क्या है, प्रतिस्थापी है, कौन सा है, कार्बोमोइल। तो ये है, ये हो जाएगा 2 कार्बोमोइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ठीक है ना, सो 1 2 3। तो यहाँ दूसरे नंबर पर एमाइड समूह है, लेकिन ये इसमें प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापियों के लिए क्या आता है, एमाइड के लिए कार्बोमोइल आता है। तो 2 कार्बोमोइल प्रोपेन 1 ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इस प्रकार से आपने क्या करना है, नामकरण लिखना है, अगर बहुक्रियात्मक समूह वाले यौगिक आपके पास आते हैं तो। सभी नियमों का विशेष ध्यान रखेंगे, नहीं तो IUPAC नेमिंग जो एक बार गलत हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है, उसे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप जितने भी एग्जाम्पल्स इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करें। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन आप या तो आपको बाय मैसेज दे दिया जाएगा, या आप कमेंट सेक्शन में अगर लिखना चाहते हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।